हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पाई एकेडमी। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज के दिन अपन बहुत ही खूबसूरत टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि जो इलेक्ट्रोस्टैट्स अपन ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, उसके बाद अपन अब स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। जनरली लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स के बाद कैपेसिटर्स पढ़ाते हैं, पर पहले मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद कैपेसिटर्स पढ़ाऊंगा। ओके, तो यहां तक आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स पूरा कंप्लीट आना चाहिए। एटलीस्ट आपको थेरी बेसिक थेरी का नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप समझ पाओगे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वगैरह वगैरह। करंट बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता। और ये मतलब समझ लो कि आप चार्ज में सबसे फेवरेट टॉपिक यही होता है बच्चों का, कि करंट पढ़ना मतलब मजा ही आ जाता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लेक्चर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल फर्स्ट टॉपिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलो अपन अब स्टार्ट करते विथ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हाँ, क्या होगा इसका डेफिनेशन देखो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और अमाउंट ऑफ चार्ज flows in per unit time represents electric current, represents electric current, represents electric current। जैसे आप इसको ऐसे लिखते हो, I is equal to dq by dt, rate of flow of charge with respect to time। अब I एवरेज कैसे लिखते हैं? I एवरेज d डेल्टा q by डेल्टा t, बेसिकली I एवरेज। अब इसका जो यूनिट होता है, यूनिट बेसिकली एम्पियर होता है, और इसको आप क्या बोलते हैं? कूलम पर सेकेंड। इसको आप बोलते हैं कूलम पर सेकेंड। बेसिकली एम्पियर होता है और इसको आप बोलते हैं कूलम पर सेकेंड। आप करंट का जो भी बोल सकते, जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है वो एम्पियर है, कैपिटल ए। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो एम्पियर है। ओके, इसके बाद अपन, ये तो बेसिक डेफिनेशन है। आप जैसे एक्सेलरेशन को क्या बोलते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वैसे ही आप यहाँ पे बोलोगे करंट को कूलम पर कूलम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। करेक्ट। इफ इलेक्ट्रिक करंट, if electric current I is equal to constant, then amount of charge Q is equal to I into T। याद रखना, अगर करंट कांस्टेंट है तो चार्ज को आप सीधा I इंटू टी बोल सकते हैं। अगर करंट कांस्टेंट है तो चार्ज, जैसे अगर आप मान लो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आप सीधा एक्सेलरेशन को v इंटू टी बोलते हैं। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो v इंटू टी बोलते हैं, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो। फिर if electric current is variable,
that is I is a function of time t. I is a function of time t. मतलब if electric current is variable then I is a function of time t. तो amount of charge कैसे बोलेंगे अपन? Amount of charge मतलब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, तो आप सीधा क्या बोलोगे? क्यू I as a function of time t dt t1 से t2 t1 से t2 t1 से t2 I as a function of time t t1 से t2। सिंपल। आप दो चीजें समझो, आपको चार्ज कैलकुलेट करना है। चार्ज दो तरीके से कैलकुलेट, एक करंट कांस्टेंट है, एक करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी है। अगर करंट कांस्टेंट है तो बहुत ही सिंपल, अगर फंक्शन ऑफ टाइम टी रहा तो इंटीग्रेट करना है। देखो क्यू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन of electric current with respect to time or area of current electric current। आईटी का ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ भी तो आपको अमाउंट ऑफ चार्ज ही देगा। इसमें आईटी का एरिया अंडर द ग्राफ भी तो आपको अमाउंट ऑफ चार्ज ही देगा। यही तो आई टी है, आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, आई डी टी gives amount of charge flow in given time interval। in given time interval, amount of charge flows in given time interval। ठीक है। फिर इसका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये आता है, although it has direction but it does not obey vector addition law। Although it has direction but it does not obey vector addition law। although it has direction but it does not obey vector addition law। ध्यान रखना ये चीज, because it is tensor quantity। अब इसका एग्जांपल भी मैं आपको दिखा सकता हूं। जैसे मान लो यहां से 7 एम्पियर करंट जा रहा है, यहां से 3 एम्पियर करंट जा रहा है, तो ये 90 डिग्री है। तो यहां से करंट कितना जाएगा? तो यहां पे आता है 4 एम्पियर। तो आप खुद देख सकते हैं इसने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं किया, बट इसने डायरेक्शन इसमें मैटर करती है। अगर 7 इधर है और 3 इधर है तो 4 इधर ही जाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, 4 इधर ही जाएगा। ठीक है। आप ऐसा भी बोल सकते हो जैसे इस वायर में करंट कितना है। ठीक है। यहां पे 3 एम्पियर है, यहां पे 4 एम्पियर करंट है। बट अब ध्यान रखना 4 एम्पियर कैसे है। अगर 4 एम्पियर ऐसे रहा तो यहां 7 एम्पियर इधर है, बट अगर 4 एम्पियर ऐसे रहा तो यहां पे 1 एम्पियर। मतलब 4 एम्पियर की डायरेक्शन मैटर करी या नहीं करी? 4 एम्पियर की डायरेक्शन मैटर करी यहां पे।
तो 4 एम्पियर अगर उल्टा है तो उस वायर में 7 एम्पियर हो जाएगा, 4 एम्पियर अगर ऐसा है तो इस वायर में 1 एम्पियर हो जाएगा। सिंपल, 100 बात की एक बात है कि नहीं। चलो नेक्स्ट लाइन में देखते, ये टेंसर क्वांटिटी हो गया। फिर आता है एवरेज करंट। फिर आता है एवरेज करंट, आई एवरेज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, टोटल amount of flow of charge upon time taken in flow of charge, upon time taken in flow of charge, total amount of flow of charge upon time taken in flow of charge. Simple. If I as a function of time t, तो एवरेज करंट क्या है? ये एवरेज करंट तो सिंपल आपने सीधा देखा कि जब क्या बोलते हैं करंट कांस्टेंट है, बट करंट अगर वेरिएबल है तो आई एवरेज कैसे निकालते? T1 से T2 I as a function of time t dt अपॉन dt, T1 से T2 इस इंटरवल में इस टाइप से आई एवरेज निकाला जाता है। ये चीज ध्यान रखना, बहुत काम की है ये, आपको अल्टरनेटिंग करंट में तो बहुत काम आएगा। यहाँ तो भले ही इतना काम ना आए, अल्टरनेटिंग करंट इसके बिगर पॉसिबल ही नहीं, ये फॉर्मूले के बिगर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इसके बिगर अल्टरनेटिंग करंट पॉसिबल नहीं है, ये भी चीज ध्यान रखना। ओके, फिर आप ये भी बोल सकते कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जैसे यहाँ पे अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहे, आई होप यहाँ तक सबने लिख लिया होगा, तो यहाँ तक अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहे तो आप ऐसा ही बोल सकते हैं, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट is due to potential difference, is due to potential difference, flow of current is due to potential difference. Second, direction of flow of electric current, direction of flow of electric current in circuit is from higher potential to lower potential. मतलब ये सिंपल आप समझ लेना, करंट फ्लो इसीलिए करता है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इतना भी ध्यान रखना इन सर्किट। ठीक है, देखो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is in opposite direction of flow of free electrons.
मतलब आप एक चीज और समझ लेना कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is in direction of flow of positive charge. फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब अपन ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल करेगा और उसी का डायरेक्शन होगा करंट का। ठीक है, समझ लेना ये चीज। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज चार्ज कैरियर्स। फर्स्ट, इन कंडक्टर्स चार्ज कैरियर्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रोलाइट्स ions, in electrolytes ions. In discharge tube ions. In discharge tube ions. In semiconductors free electrons and holes. In semiconductors free electrons and holes. In semiconductors free electrons and holes. Simple, free electrons and holes. तो ये है चार्ज कैरियर्स। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते, दैट इज ये तो थ्योरेटिकल लेक्चर है थोड़ा सा, तो अपन जल्दी जल्दी कर रहे हैं। जैसे आई एवरेज, इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट इज रेट ऑफ चार्ज फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, फिर आता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट टाइप आता है इसका डायरेक्ट करंट। दैट इज डीसी। डायरेक्ट करंट दैट इज डीसी। तो ये क्या होता है, ध्यान से देखना। इफ दो करंट होते हैं ना, एक एसी और एक डीसी, आपने पढ़ा होगा। दो टाइप के करंट्स होते हैं, एक एसी और एक डीसी। इफ डायरेक्शन ऑफ करंट with time remain unchanged. If direction of current with time remain unchanged, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है। इट कैन बी वेरिएबल बट उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता। अब समझ लो, इसका मतलब ये नहीं है कि करंट की वैल्यू कांस्टेंट है। करंट वेरिएबल भी हो सकता है, करंट वेरिएबल भी हो सकता है।
करंट वेरिएबल भी हो सकता है, सिंपल, बट डायरेक्शन उसका सिर्फ सेम ही, बट डायरेक्शन उसका सेम ही रहेगा, बट डायरेक्शन उसका सेम ही रहेगा, बट डायरेक्शन उसका सेम ही रहेगा, सिंपल, 100 बात की एक बात, डायरेक्शन उसका सेम ही रहेगा। सेकंड पॉइंट है डीसी इज यूनिडायरेक्शनल, इसका मतलब ही ये था, डीसी इज यूनिडायरेक्शनल, सोर्स इलेक्ट्रिक सेल, थोड़ा सा थेरोटिकल है लेक्चर, लिख लेना, पर इसको समझने के लिए ये सारे पॉइंट्स बहुत जरूरी है। बैटरी, डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, सही है। फिर आता है सेकंड, अल्टरनेटिंग करंट, नेटिंग करंट, A dot C, if direction of current, direction of current changes periodically with time, मतलब डायरेक्शन तो बदलेगा ही बदलेगा, अगर डायरेक्शन नहीं बदल रहा है तो वो तो डीसी करंट हुआ ना, अगर डायरेक्शन बदलेगा तभी तो अल्टरनेट है, एक बार ये है तो एक बार ये है, तो आगे पीछे वाली बारी बार बार आ रही है तभी तो उसका नाम अल्टरनेट करा हुआ है। अल्टरनेट का वर्ड का मतलब ही तो ये है कि एक बार आगे जाएगा पीछे जाएगा, तो आगे पीछे ये अल्टरनेट हो रहा है, सही है। सोर्स, सोर्स एसी जनरेटर, सोर्स एसी जनरेटर, तो आप सीधा बोल सकते एसी डीसी में कन्वर्ट होता है रेक्टिफायर से, और डीसी एसी में कन्वर्ट होता है इन्वर्टर से, डीसी एसी में कन्वर्ट होता है इन्वर्टर, इन्वर्ट कर रहा है वो। ये तो सब थेरोटिकल है, इसमें इतना क्या समझाने वाला पॉइंट है नहीं, क्योंकि जो लिखा जा रहा है वो ही समझाया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, I is equal to 8 ampere is flowing through a conductor, is flowing through a conductor, calculate number of electrons बताओ, कैलकुलेट फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन flowing through cross section of conductor in 1 minute, flowing through cross section of conductor in 1 minute, कैसे होगा?
बताओ क्या होगा, किया क्या सॉल्व? इसको सॉल्व करने का सिंपल है, आपको ये बताया गया था, I इज इक्वल टू क्यू बाय टाइम। तो क्यू टोटल कितना है, I इंटू टी। आई इंटू टी मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड, मतलब 480। ये टोटल चार्ज है। आपसे पूछा गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई है तो टोटल चार्ज कितना है, एन ई। 480 इंटू 480, तो एन कितना हुआ, 480 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये कितना हो जाएगा, 1.6 को आप बोलोगे 100, तो 3 इंटू 100 इंटू 10⁻19, दैट इज 3 इंटू 10⁻21, दैट इज 3 इंटू 10⁻21। ध्यान रखना ये चीज आप बिल्कुल समझना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया है, टोटल चार्ज नहीं। तो कई बच्चे क्या बोलते 480 पे ही रुक जाते हैं और वो फर्स्ट ऑप्शन होता है, तो बच्चों को लगता है वाह मेरा तो आंसर सही आया, पर जबकि वो आंसर सही नहीं है। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं, और करंट में जो भी टोटल चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के थ्रू ही आ रहा है, तो आपको ये बोलना तो हमेशा ही जरूरी है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ hollow tube, in a hollow tube 6.25 into 10⁻17 alpha particles per second are flowing from A to B, and 12.5 into 10⁻17 electrons per second are flowing from B to A. Calculate electric current through this tube. Calculate electric current through this tube. बताओ कैसे करेंगे, फटाफट किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, आपको ढंग से बताना है, बताओ फटाफट। तो इस क्वेश्चन को सोचने वाला पॉइंट क्या है, अगर ये ट्यूब है मान लो, सही है, ये ट्यूब, अब ए से बी ये मान लेते, करेक्ट, ए से बी ये है। अगर ए से बी ये है तो ये डायरेक्शन है अल्फा पार्टिकल की, ये डायरेक्शन है अल्फा की, ए से बी। अल्फा मतलब 2e इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ई प्लस मान लो, पॉजिटिव चार्ज है अल्फा। और बी से ए में अगर इलेक्ट्रॉन इधर है तो करंट ऑब्वियसली इधर ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में ही करंट होता है। तो उसने क्या बोला, कैलकुलेट द करंट। तो एक्चुअली क्या होता है, ए से बी में से माइनस कर देते बी से ए, पर वो एक्चुअली माइनस नहीं करना होता है, वो प्लस करना होता है, मतलब वो पर सेकंड की बात हो रही। तो आपको अगर करंट कैलकुलेट करना है आई टोटल, तो आई थ्रू अल्फा प्लस आई इलेक्ट्रॉनिक, ये एडिशन करना पड़ेगा आपको, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट ही होगा, करंट का डायरेक्शन उसके अपोजिट ही होगा। तो आप सिंपल एक चीज बोल सकते हैं, अल्फा मतलब करंट मतलब टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम तो उसने पर सेकंड दिया हुआ ही है, तो यूनिट टाइम लेने की जरूरत नहीं है। तो अपन सीधा बोल सकते पर सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 2e, सॉरी
जो उसने नंबर ऑफ दिया है तो उसको 2n पकड़ेंगे इंटू ई प्लस n कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 12.5, 12.5 इंटू 10⁻17 ई, 12.5 इंटू 10⁻17 ई, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2 इंटू 6.25 इंटू 10⁻17 प्लस 12.5 इंटू 10⁻17 ई। तो देखना 6.25 को भी ट्वाइस करेंगे तो 12.5, 12.5 प्लस 12.5 इज 25 इंटू 10⁻17 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। तो ये होगा 25 इंटू 16 इज 6, 150, 150, 250, तो 40 इंटू 10⁻−2 इज 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। बस आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही करना था, और वो ही आपका करंट है, और वो ही आपका करंट है। सिंपल, वो ही आपका करंट है। करा आपने यहां तक? बिल्कुल सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, अ पार्टिकल of charge q, a particle of charge q revolves in circular orbit of radius r, revolve in circular orbit of radius r with orbiting speed v, orbiting speed of v, ठीक है, with orbiting speed of v, calculate electric current, calculate electric current corresponding to this motion. Calculate electric current corresponding to this motion. Calculate electric current corresponding to this motion. ये क्वेश्चन है आपके सामने, सॉल्व करिए इसको फटाफट। A particle of charge q revolves in a circular orbit of radius r with orbit speed of v. Calculate electric current corresponding to this motion. Corresponding to this motion. बताओ कैसे करेंगे इसको? इसको आप सिंपली कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने सोचा हुआ भी होगा कि मान लो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो भाई साहब करंट जो भी होगा क्या क्यू बाय टाइम ही होगा? करंट जो भी होगा क्या क्यू बाय टाइम ही होगा? तो टाइम को क्या कंसिडर करे? तो टाइम को क्या कंसिडर करे? तो हम क्या बोल देते कि एक साइकिल अगर घूम रहा है तो एक साइकिल का सरकमफरेंस 2πr, घूमने की स्पीड दिस। तो आपको मालूम है स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है 2πr अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, तो q अपॉन 2πr बाय v, तो ये हो जाएगा qv अपॉन 2πr, qv अपॉन 2πr, ये हो जाएगा qv अपॉन 2πr। अगर आप इसको ओमेगा से घुमा देते, अगर आप इसको ओमेगा से घुमा देते तो आप इसका आंसर ये भी बोल सकते थे q ओमेगा अपॉन 2π। अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी f मान लेते तो आप सीधा बोल देते q f। आप इसकी अगर फ्रीक्वेंसी f मान लेते तो आप सीधा बोल देते q f।
करेक्ट। इसके कई आंसर देने के तरीके हैं। यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है इसीलिए आपने स्पीड के टर्म्स में आंसर दिया, बट अगर फ्रीक्वेंसी दिया रहता तो आंसर ये होता, ओमेगा दिया रहता तो आंसर ये होता। तो आपको ये पॉइंट भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, एग्जाम्पल, कैलकुलेट ऑर्बिटल करंट, कैलकुलेट ऑर्बिटल करंट corresponding to motion of electron in first orbit of hydrogen atom orbital first orbit of hydrogen atom orbital। तो ये क्वेश्चन और प्रीवियस वाला क्वेश्चन सेम ही है। ये क्वेश्चन और प्रीवियस वाला क्वेश्चन सेम ही है। अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आपको एक फॉर्मूला जरूर पता होगा, स्पीड इज इक्वल टू 2 बताओ क्या होगा, 2.16 इंटू 10⁶ Z/n। Z इज एटॉमिक नंबर, n इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ये आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। फिर रेडियस होता है 0.529 n² एंगस्ट्रॉम्स, मतलब 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। और यहां पे n भी 1 है, n भी 1 है और z भी 1 है, n भी 1 है और z भी 1 है, n भी 1 है और z भी 1 है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है? तो अभी आपने करंट निकाला था QV अपॉन 2πr, तो ये कितना हो जाएगा, Q मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 2.16 Z/n 1/1 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस 529, n भी 1 है z भी 1 है इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स, इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स। तो इसको कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करिएगा और मुझे बताइएगा क्या है, क्योंकि मेरे हिसाब से इसका आंसर जो आता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 मिली एम्पियर आता है। ठीक है, क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, मेरे हिसाब से इसका जो भी आंसर आता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 मिली एम्पियर आता है। आप देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, बताओ समझ में आया कि यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी के साथ अपन, दैट इज एग्जाम्पल, लिखो फटाफट। एन अल्फा पार्टिकल revolves with 6.25 into 10⁻15 cycles per second. Calculate corresponding orbital current. Calculate corresponding orbital current. मतलब ये फ्रीक्वेंसी दी है इसकी, याद रखना। आप सीधा बोल सकते करंट जो होगा ये QF है, ये जो दी है फ्रीक्वेंसी है, और अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल मतलब 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, -19 इंटू 6.25 इंटू 10⁻15। तो बेसिकली आप अगर ध्यान नहीं रखा इसको तो आपका आंसर गलत होने के बखूबी बहुत चांसेस है। तो आप सीधा बोल सकते 3.2
इसको क्या बोल सकते हैं? 25/4, 32 इंटू 10⁻⁻20 इंटू 25/4, 8 इंटू 10⁻15। 8 कितना होगा? 200 -5, तो ये बोल सकते हैं 2 इंटू -3, 2 मिली एम्पियर। 2 मिली एम्पियर सीधा आप मेजर करोगे। जैसे अल्फा पार्टिकल, अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी है तो सीधा आपका करंट का वैल्यू करस्पॉन्डिंगली आ जाएगा। सीधा आपका करंट का वैल्यू करस्पॉन्डिंगली आ जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सिंपल है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है a charged belt with surface charge density rho is made to move with speed v, is made to move with speed v. Width of belt, width of belt is L. Calculate corresponding electric current. Calculate corresponding electric current. Calculate corresponding electric current. बताओ। जैसे उसने बोला करस्पॉन्डिंग बेल्ट, तो बेल्ट अपन ऐसा दिखा सकते, ये बेल्ट है और ये उसका विड्थ है एल लेंथ का। तो अगर मान लो जैसे उसने क्या बोला, चार्ज बेल्ट विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज मेड टू मूव विद स्पीड v। तो ये जो dx लेंथ का एलिमेंट है, ये जो dx लेंथ का एलिमेंट है, ये स्पीड v से मूव हो रहा है, ये स्पीड v से मूव हो रहा है। कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग करंट। तो I क्या हो जाएगा? dq/dt। अब dq क्या है? सिग्मा इनटू एल डी एक्स अपॉन डी टी। तो dx/dt इज v sigma L v, dx/dt is v, that is sigma L v। इस तरीके से ये सवाल करा जाता है कि नहीं? फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखा जाए तो देखो एग्जांपल, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ conducting wire is I equal to 2t plus 3 ampere. Calculate amount of charge, calculate amount of charge passing through cross sectional area is in first 10 seconds in first 10 seconds। बताओ, उसने बोला फर्स्ट 10 सेकेंड्स, बताओ कैसे करेंगे? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। करो फटाफट इंटीग्रेट।
इसको सिंपली आप क्या बोल सकते हैं, Q इज इक्वल टू आई डी टी, 0 से 10 तक। तो आई डी टी मतलब 2t+3 डी टी, 0 से 10, 0 से 10। तो आप सिंपल ये बोल सकते हैं t² + 3t, 0 से 10, दैट इज 100 + 30 इज इक्वल टू 130 एम्पियर, 130 कूलम। 130 कूलम, करेक्ट। इस तरीके से ये टाइप का सवाल होता है। बोलो सही है गलत। फिर इसी क्वेश्चन को अगर और एडवांस लेवल पे ले जाए तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि इन अबव क्वेश्चन कैलकुलेट टाइम एट विच instant current is equal as average current of first 5 seconds. In above question, calculate the time at which instantaneous current is equal to average current इन फर्स्ट 5 सेकेंड। फर्स्ट 5 सेकेंड का एवरेज करंट क्या है, सिंपल एक चीज देख लो। फर्स्ट 5 सेकेंड का एवरेज करंट इज आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी दिया हुआ है। तो आई एवरेज अगर आपको निकालना है तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करते हो, आई डी टी अपॉन डी टी। अब आपका जो डी टी है वो 0 से 5 है और 0 से 5 है। आई एवरेज आप इस तरह से यूज करते हो, ये तो आपको पता ही है। फिर आप देखोगे तो आई क्या था आपका 2t+3, 2t+3 dt, 0 से 5 डिवाइड बाय 5, 0 से 5 डिवाइड बाय 5, ऐसा। तो ये कितना हो गया, t² + 3t, 0 से 5। तो 40/5 कितना होता है, 8 एम्पियर। तो एवरेज करंट इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स इज 8 एम्पियर। एवरेज करंट इन फर्स्ट 5 सेकेंड इज 8 एम्पियर। तो उसने क्या बोला, कैलकुलेट द टाइम एट विच इंस्टेंट करंट इज इक्वल टू एवरेज करंट। तो 2t+3 इज इक्वल टू 8, तो 2t इज इक्वल टू 5, t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स, t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स। ये है आपका एवरेज करंट, सॉरी ये है आपका वो टाइम जिस पे आपका इंस्टेंटेनियस करंट एवरेज करंट के इक्वल है, जिस पे आपका इंस्टेंटेनियस करंट एवरेज करंट के इक्वल है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है ना। करो फटाफट सॉल्व। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल, इफ इलेक्ट्रिक करंट passing through a wire decreases linearly from 5 ampere to 0 ampere in 10 seconds. Calculate amount of charge flow through the wire. Calculate the amount of charge flow through the wire.
बताओ कैसे करेंगे। देखो, तो इस क्वेश्चन को आप किस तरह से अटेम्प्ट करोगे, जैसे मैंने आपको बताया था, आई टी लीनियरली घट रहा है। जैसे टी इक्वल टू 0 पे 5 एम्पियर है और टी इक्वल टू 10 पे 0 एम्पियर है, करेक्ट। और लीनियरली घट रहा है। लीनियरली घट रहा है तो मैंने आपको बताया था एरिया अंडर कर्व इज ऑल्सो अमाउंट ऑफ चार्ज। तो अमाउंट ऑफ चार्ज का फॉर्मूला मैंने बताया था, अमाउंट ऑफ चार्ज एरिया अंडर द कर्व हाफ इंटू 5 इंटू 10 is equal to 25 coulomb, is equal to 25 coulomb. It is amount of charge, correct। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चार्ज passing through a wire is given as Q is equal to AT minus BT square, where A and B are positive constant. Then first find the expression, then first find the expression for instantaneous current, instantaneous current. Second, draw the variation of current with time, with time. Third, amount of charge, amount of charge flow through the wire, amount of charge flow through the wire, amount of charge flow through the wire। ये तीन क्वेश्चंस है, तीनों क्वेश्चंस लॉजिकल है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसी वजह से आपको सब लोगों को करना है, समझना भी है। जैसे कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो तो मेरे हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन तो इस तरह से किया जाता है, दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट इज डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी करेंगे तो ए माइनस टू बी टी इज आई, ए माइनस टू बी टी इज आई, करेक्ट। सेकेंड, सेकेंड फिर t इक्वल टू 0 पे करंट कितना है, a, लीनियर है क्योंकि यहाँ देखो t की पावर एक ही है, तो t की पावर अगर एक है तो ये लीनियरली i और t, और t 0 कितना है, a बाई टू बी, तो ये लीनियरली वेरी कर रहा है। और करंट कितना है t इक्वल टू 0 पे, a एम्पियर, और टाइम कितना है ये t i इक्वल टू 0 a बाय टू बी, ये है लीनियरली वेरी कर रहा। अब चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है तो एरिया अंडर द ग्राफ निकाल दो, आई टी ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ अगर आप निकालोगे तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो अगर इतना रीजन का निकालना है, मान लो यहाँ तक, तो थर्ड का एरिया क्या बोलते, थर्ड का अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बाई टू बी, ए स्क्वायर बाय 4b, हो गया अमाउंट ऑफ चार्ज। सिंपल, यहाँ तक आपको सब कुछ समझ जाना चाहिए, है कि नहीं, बोलो।
तो ये लेक्चर को अपन यहीं तक ही रखेंगे। जैसे इसमें अपन ने बेसिक्स खत्म किया, करंट के डेफिनेशंस पे कई क्वेश्चंस किए, है कि नहीं। तो काफी कुछ अपन ने डेफिनेशन पे ही अभी तक इतने सारे एग्जांपल्स कर लिए। तो नेक्स्ट क्लास में अपन कोशिश करेंगे इसको और आगे ले जाना ही पड़ेगा, कोशिश क्या करना, है कि नहीं। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन, ठीक है।